आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ केशव अग्रवाल जी हैं, जो शिक्षक भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आवाज भी उठाते रहते हैं और कैसे बेहतर हो शिक्षा का क्षेत्र, चाहे वो नीट का मामला हो या दूसरे छात्रों से जुड़े हुए मामले हो, उस पर अपनी बात रखते रहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आपको बताएं कि एनसीईआरटी, जिसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में, अब तो तमाम राज्य सरकार के बोर्ड से भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसमें 7th क्लास की जो सोशल साइंस की किताब है, उससे दिल्ली सल्तनत और मुगल इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस से हटा दिया गया है। अब तक आपको बताएं कि जो पिछली पुस्तकें थी, उसमें जो टेक्स्ट बुक थी, जो पिछली कक्षा तक पढ़ाई गई, उसमें 7th सेंचुरी के बाद से जो मेडिवल रूलर्स हैं इंडिया के, दिल्ली सल्तनत, जिसमें खिलजी हो, लोधी हो, तुगलक हो, मुगल हो, उन सबको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब वो बदल दिया गया है। अब सिर्फ जो तीसरी और छठी शताब्दी के बीच गुप्ता पीरियड, अशोक, और उसके बाद जो दक्षिण भारत के चोल, पांड्या, इन वंशों के बारे में बताया जाएगा। यानी जो भारतीय शासक या इंडियन किंगडम्स और उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यही बदलाव नहीं है, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। उन चैप्टर्स में अब महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा। महाकुंभ जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जो ज्योतिर्लिंग है, इसमें काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम और बैजनाथ धाम से लेकर के द्वारकाधीश तक पढ़ाया जाएगा, और शक्तिपीठ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल दी गई हैं। किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। उसका ये पहला भाग है, दूसरा भाग कब आएगा पता नहीं। तो अब जो विपक्ष या बहुत सारे शिक्षाविद हैं, इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो छात्र हैं उनको हमारी सोसाइटी, हमारा समाज यहां तक कैसे पहुंचा, उसके लिए इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है। और इतिहास से सिर्फ कुछ चीजें पिक एंड चूज करके आइडियोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी तो बच्चों का समग्र यानी समुचित विकास नहीं होगा। अब मुगल इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे कि अकबर कौन था, या शाहजहां कौन था, या बाबर कैसे आया भारत, राणा सांगा के बारे में भी कैसे पढ़ेंगे। आप अगर अकबर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप महाराणा प्रताप कैसे पढ़ेंगे। इतिहास आपस में बहुत जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें, और हम हमेशा कहते आए हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास आपको सिखाता है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ओपनिंग कमेंट्स, आप क्या कहेंगे? बहुत बदलाव किया है। पहले भी हमने 2 साल पहले आपसे बात की थी, हमें याद है कि जब 7th क्लास की किताबों से मुगल इतिहास जो है कम कर दिया गया था, और किताबों से डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया था, गोधरा के दंगों को हटा दिया गया था, तब भी हमने आपसे बात की थी। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल इतिहास ही हटा दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो हमने सुना था पिक्चरों में सेंसर बोर्ड कटिंग करती है सीन्स का। तो कुछ ऐसा सा ही एनालॉजी लग रही है कि यहाँ सेंसरशिप आई है। और जो चीजें थोड़ी समझ नहीं आ रही कि किताब शुरू एक पीरियड से होती है, जैसे पहले था 7वीं सेंचुरी में मेडिवल रूलर्स, फिर दिल्ली सुल्तान और मुगल एम्पायर, ये सब पढ़ाया जाता है। अब ये किताब रुक जाएगी 3rd और 6th सेंचुरी की बात करके, और फिर आगे हम अशोका और हमारे ये जो कल्चर लैंडस्केप, फिर चोलास, पांड्यास और ये सारी बातें हम बताएंगे। लेकिन वो जो एक पीरियड है बीच का, उस पीरियड को हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे। अब इससे देखिए कि ये जो मुगल रूल है, मतलब अगर आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए आज तक की, एंट्रेंस की या कहीं भी है, ये एक पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। अब इस पीरियड में अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई, और इतिहास को हम कभी झुटला नहीं सकते। इतिहास हमेशा रहेगा। आप एक किताब से हटा देंगे तो ये नहीं है कि ये इतिहास के पन्नों से हट जाएगा, ये रहेगा। जैसे आपने कहा, अगर एक बच्चा इतिहास को पढ़ना चाह रहा है और आगे उसमें रुचि लेगा और जाएगा, तो वो आधी अधूरी चीजें अब से पढ़ना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली वो, मतलब आप उसको शिक्षा सही तरीके से नहीं दे रहे। हाँ, आपको अगर उनकी चीजें ग्लोरीफाई नहीं करनी है, मान लीजिए उन्होंने गलत किया, तो आप पढ़ाइए ना कि उन्होंने ऐसे गलत किया
और ये काम किया जो ब्रिटिशर्स ने भी किया, हमने वो तो नहीं हटाया। तो आप ये चीज दर्शाइए कि ये चीज गलत थी। अगर आप हटा रहे हैं तो ये थोड़ा संदेश मेरे हिसाब से सही नहीं जाता। दूसरा, जो शिक्षक हैं हर लेवल पे पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद रिसर्च, हिस्ट्री, पीएचडी सब चलते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहमत होगा इस चीज से लेके कि आप बिट्स एंड पार्ट्स में चूज करिए और ये कटिंग करिए। एजुकेशन जो है मतलब एक फ्रीडम है, जहां एक वॉइस की फ्रीडम होती है। हम कहते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो पेन की ताकत से जो भी लिखा है उसको हटाना नहीं चाहिए। आपने अच्छा काम किया, अपने कल्चर को बढ़ाया, बताया। जो आप बताइए एकदम इंडियन किंगडम्स के बारे में पहले क्यों नहीं था, ये भी इनको ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारें इनकी पहले नहीं आई, इनको ये पहले कर देना चाहिए, तब आपने नहीं किया। और अच्छी बात है आप ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं, बच्चों को भक्ति भाव एकदम बताना चाहिए। जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल पढ़ाया जाता है तो आप बताइए चीजों को, कहीं है आपने कुंभ किया, कुंभ के बारे में पढ़ाइए। लेकिन अगर हम इतना बड़ा शो करते हैं, कोई ट्रेजेडी हुई तो उसको भी हटाना क्यों है, बताइए हो गया था। ऐसा तो है नहीं कि कहीं नहीं हो सकता। या मतलब तो आप ये कह रहे गुजरात हैं कि में महाकुंभ अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये भी पढ़ाया जाए कि भगदड़ मची थी, लोगों की हाँ, मौत हुई थी, सैकड़ों लोग अब भी लापता थे, जो बद इंतजामी है उसके बारे में बताया जाए। तो सब एक ये भी फिर एक तरफा पढ़ाने वाली बात हो गई कि एक तरफ की हाँ, सच्चाई दिखाई जाए, बताई जाए, मतलब जिसकी आप शिकायत कैसे करते आए हैं। लोगों ने परेशानी भी फेस की, उसके बाद गए। कई सारे उसमें और एस्पेक्ट थे, अब पूरा पढ़ाई है और ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता, कई चूक होती है, घटनाएं हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज रोक पाते हैं, लेकिन बच्चे को पूरा बताना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। आपने इसमें पॉजिटिव एडिशंस किए, आपने गोधरा भी हटा दिया, 2002 का जो मेंशन था वो भी खत्म हो गया है इसमें। आप अच्छी चीज लेके आए, लेकिन रिमूव जो कर रहे हैं वो एक सेकुलर कंट्री में मेरा हिसाब है कि थोड़ा सा आप एक सही मैसेज नहीं दे रहे। और देखिए, मुस्लिम्स, हमें परेशानी किससे है, क्या है? अब पाकिस्तान के मुस्लिम्स अलग है, इंडिया के मुस्लिम्स में भी अलग है। हमको तो सबको साथ लेके ये दिखाना है कि किसने सही किया, किसने गलत किया। तो कोई भी चीज जो गलत हुई है कभी भी सही नहीं है। सिख राइट्स थे तो वो कभी भी सही नहीं ठहराए जा सकते, वो गलत हुआ, वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया। तो हिस्ट्री जो होती है वो इतनी बड़ी अच्छा सुंदर सब्जेक्ट है, उसका अगर आप सेंसरशिप इस तरीके से करेंगे तो गलत है। आप उसमें वो एडिट या एडिशन करते कि कैसे उन्होंने उस टाइम वो किया। अब बच्चों को बताइए, लेकिन आपने वो टॉपिक ही हटा दिया। और मुझे लगता है अब शायद एंट्रेंसेस में भी हट जाना चाहिए। अब हर जगह इसका किस स्तर तक, कॉलेजेस में भी हटाइए, फिर आप रिसर्च में भी हटेगा। क्योंकि ये तो अगर आप बेस से खत्म कर रहे हैं तो फिर आप आगे तक जाइए। और अगर आगे पढ़ाया जा रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है तो फिर तो बच्चे के लिए अपने आप में मुश्किल है। तो ये एक बड़ा अलग सी चीज है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कल को हमें और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम शायद ज्योग्राफी से हटाने लग जाए, या मे बी पॉलिटिकल साइंस से। जैसे मौलाना जी का, जहां तक मुझे याद है, पॉलिटिकल साइंस की जो नई रैशनलाइज्ड किताब है, उनका नाम शायद मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गया, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में था। तो पता नहीं, अब सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें सब तख्ते ऐसे रखने चाहिए फेयर, ताकि लोगों को समझ आए कि क्या हुआ था, क्या हमारे साथ हुआ, क्यों हम इस स्थिति में पहुंचे, क्या पिछला काम हुआ और कैसे चीजें आई। जी सौरभ। केशव जी, आप जी आपने डिटेल में बताया, काफी चीजें जो हैं वो ऐड की गई हैं। जैसे पहले हिस्ट्री और सिविक्स किताबें अलग थी, लेकिन अब इसको सोशल साइंस में जोड़ दिया गया है। इसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं, जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन जैसी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, वो सब पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं ऐड की गई हैं। अब सरकारी योजनाओं के बारे में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाएगा, जबकि हम देखते हैं, देखिए ये सिलेबस का हिस्सा है। और हमें याद है कि जब 2 साल पहले एनसीईआरटी से कई चीजें हटाई थी, उस वक्त हमने जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर सकलानी साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि ये रैशनलाइज्ड सिलेबस है। उस समय तो कहा गया कि कोविड के चलते सिलेबस कम किया गया है, लेकिन अब तो कुछ चीजें हटाई गई और ये सब चीजें जोड़ी गई हैं। मतलब एक आप मुगल नहीं पढ़ाओगे, दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ाओगे, तुगलक खिलजी कुछ नहीं पढ़ाओगे, और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया पढ़ाओगे। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये भी उठेंगे और विपक्ष उठा भी रहा है कि ये कहीं ना कहीं सिलेबस को या किताबों को या बच्चों को शुरुआत से ब्रेन वॉश करने की कोशिश और बताने की कोशिश है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है,
और बहुत सारी चीजें घटा बढ़ा के बताई जा रही हैं। ये भी आरोप जो है विपक्ष और कुछ इंटेलेक्चुअल्स लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, विपक्ष तो अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पॉलिटिक्स हमेशा आपको पता है मुद्दों पे हो जाती है, लेकिन इसमें मेरा मानना है एजुकेशनिस्ट जितने हैं उनके, और इतने विद्वान लोग हैं उनकी राय सामने रखनी चाहिए। क्या सबने ये एग्री किया? उनसे पूछा गया था। और इवन स्कूल लेवल पे इतने पढ़ाते हैं, मेरा माना जाता है कि जो स्कूल लेवल या कहीं पढ़ाते हैं उनकी राय बहुत कम ली जाती है, और उन्हें किताब आने पे पता चलता है कि ये काम हो गया है। मतलब उनको तब पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज आ गई, अब हमें ये करना है। और आप ये देखिए, अभी हम मई में खड़े हैं और अभी एक पार्ट आ रहा है किताब का जिसके 5 हिस्से हैं, बाकी दूसरी का पता नहीं। तो पहली चीज तो यही है कि हम कितने लेट हो गए। हमारी शिक्षा सिस्टम का आप इससे समझ में आता है कि हमारी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग रहती है। हम उसमें कटिंग और इसी में रह गए, सेशन निकल जाएगा, दूसरी किताब आएगी नहीं आएगी। और ये जो आपने बात कहा ना कि मतलब हम, एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी। मतलब उसको हमें एज ए फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में मतलब जो लोग विद्वान हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर वो ज्यादा अपनी राय देके चीज लाएं तो बढ़िया है। अब ये जो रैशनलाइज्ड था, वो किस हिसाब से इसी सब्जेक्ट में नहीं और में भी कई जगह रैशनलाइज्ड काम हुआ है, और वो कई जगह आगे जाके बच्चों को दिक्कत कर रहा है। आप अभी तो नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए, लेकिन आगे जाके तो वो सब पढ़ना है, तब बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो हम ऐसी चीज करें। एनईपी बहुत अच्छा कदम किया कि हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हम मल्टी डिसिप्लिनरी पे चले गए हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, आज भी स्कूल एनईपी में सब्जेक्ट्स नहीं देते, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑन पेपर कर रखा है। 90% स्कूल्स आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देते, तो वो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो ट्रेनिंग कहीं नहीं दी गई है। और जो आप ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, योजनाओं को समझने के लिए जो ये योजनाएं हैं, 7वीं कक्षा में मतलब बच्चे की नॉलेज इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी चाहिए। हम ना जीडीपी का जिक्र करते हम्म। हैं, हम कुछ और नहीं करते। तो आप एक योजना कर देंगे, किस तहत ये स्कीम आती है। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो हायर क्लासेस में हम समझा पाते हैं। यहाँ आप चलिए, आप इंट्रोड्यूस ये इकोनॉमिक लाइफ पोर्शन में इन्होंने कर दिया, बेटी बचाओ बेटी हम्म। पढ़ाओ। तो यहाँ पर भी कुछ जेंडर बाइसिंग चली आएगी, लेकिन आपने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ गलत होता है, आज भी रूरल एरिया में आपको पता है कई चीजें हो रही हैं, तो वो किताबों में जब कुछ और लिखा और हकीकत कुछ और है, तो वो फर्क होता है। तो मेरा मानना है कि इसको हम मतलब बेटर वे में प्रेजेंट करते तो ज्यादा अच्छा होता। इंस्टेड ऑफ हम पिक एंड चूज करके इधर हटाया उधर हटाया, इससे गैप और दूरियां बढ़ेंगी। मेरा ये मानना है। बाकी सरकार ने अगर किया है या एनसीईआरटी ने किया है तो बड़े सोच समझ के, और काफी बड़ी बॉडी बैठती है तो उसको लेके किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन थोड़ा सा हमें तो मुझे तो खास करके लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, इसमें एडिशन या एडिटिंग होनी चाहिए थी कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसे उन्होंने किया। आप दोनों पार्ट दिखाइए। अब ऐसा नहीं है अकबर ने हर चीज गलत की होगी, कुछ अच्छी चीजें भी अडॉप्ट की। तब भारत की जीडीपी 23% होती थी उस राज्य में। जब इंडिया का एक्सपोर्ट था सबसे हाईएस्ट होता था इंडिया, मतलब हम्म। जीडीपी में एक गोल्डन एरा था। उसके बाद हमारी हम्म। जीडीपी उतनी नहीं हुई, क्योंकि मुगल रूलर्स भी कोई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो वो भी एक गोल्डन एरा था इंडिया का, जब इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, इकोनॉमिकली अच्छा करती थी। तो हर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, हमें दोनों बताने चाहिए। जी सौरभ। दोनों आखिरी बिंदु पर चर्चा करेंगे सर। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में काफी फोकस किया गया है। इसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में, पाणिनि की ग्रामर के बारे में, आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी के बारे में, गुप्ता एम्पायर के साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बात की है, संस्कृत के तमाम टर्म्स यूज किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि वर्ण जाति जो है वो एक पुराना सोशल स्ट्रक्चर था जो धीरे धीरे सख्त होता गया, स्पेशली अंडर ब्रिटिश रूल लीडिंग टू इनइक्वालिटीज। मतलब ये सबसे ज्यादा सख्त हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे आपको लगता है जब इसका भाग 2 आने वाला है, जिस पर आपने चर्चा की, तो ये सब सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी? और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा किया जा रहा है, आपको मतलब चूंकि पत्रकार के तौर पर आप शिक्षक हैं, आपकी सीमाएं हैं, पर बहुत ज्यादा वाइडर कंसल्टेशंस किए गए हैं क्या?
क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत आप जब कहते हैं कि हम एजुकेशन को बहुत प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना रहे हैं, थोड़ा किताबों में ऐसी चीजें बताई जाएंगी आसानी के साथ जो समझ में आए, तो बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत टेक्निकल किया जा रहा है। तो भाग 2 में हम देखेंगे सब सारी चीजें आएंगी, या फिर अब महाकुंभ के बारे में, चार धाम के बारे में, और आर्यभट्ट के बारे में, पाणिनि के बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाएगा बच्चों को? अब देखिए, भाग 2 का इनको ब्लूप्रिंट पहले ही रिलीज कर देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि किताब एक दिन में लिखी जाएगी, किताब तो इतने टाइम से लिख रहे होंगे, काफी ढांचा तैयार हो गया होगा। और अगर ढांचा तैयार है और इसी सेशन में ही आना है तो रिलीज करने में कोई बुराई नहीं थी कि भाई आप बताते हम क्या देंगे, उसमें छुपाने की क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, किसी के बारे में जो अच्छी बात है अगर वो ऐड करके और आप एज ए स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं उसमें कहीं बुराई नहीं मानता। लेकिन आप उसमें अगर विभाजन या ऐसी चीजें कर देते हैं तो जो कि मतलब मैसेज आप समझिए बच्चे तक पूरी चीजें नहीं जा रही। अब पार्ट 2 में क्या आएगा ये एनसीईआरटी जानती है। कितना कंसल्टेशन हुआ, कमेटी बनी, ये भी यही जानते हैं। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल था, जब 1.5-2 साल पहले ये सब कटा गया था तो कई हिस्ट्री के प्रोफेसर ने इसका विरोध किया था, और कुछ एनसीईआरटी में जब ये कटा था तो जिनका नाम था तो उन्होंने कहा था जी हमने इसको एंडोर्स नहीं किया, आप हमारा नाम किताब हमारा से नाम हटाइए। हटा दो। जी। है ना, ये सी बातें आई थी। तो जी। अब ये देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मेरा सिंपल है कि हम जब खुद पढ़ के आए हैं और चीजें पढ़ाई गई हैं और हर जगह होता है, तो इन चीजों को उस तरीके से रखना चाहिए जो है। बाकी अगर आप कुछ चीजें सिलेक्टिव रख रहे हैं, क्या वजह है वो अलग बात है। लेकिन एज ए एजुकेशन सिस्टम इट डज नॉट सेंड ए गुड मैसेज। जब एनईपी आप इतना ब्यूटीफुल लेके आए हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें हर चीज को आप पिक्टोरियल फॉर्म में अगर चाहते हैं तो इनको भी दिखा सकते थे। अगर किसी ने गलत किया, औरंगजेब ने गलत किया, तो आप दिखाइए उसमें हर्ज के, आप फैक्ट ही तो बता रहे हैं, आप उसमें कोई गलत थोड़ी चीज बता रहे हैं। और ये तो ऑन पेपर, ऑन गूगल, सब जगह होगी, ऐसा तो है नहीं कि वहां से हट जाएंगी। ये तो हिस्ट्री है, और हमारी हिस्ट्री क्या, रशियन हिस्ट्री है, फ्रेंच है, वहां पर भी जो गलत हुआ आज भी वो एज इट इज पढ़ाया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता। तो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी हटा देते हैं। और जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी भी हिस्ट्री है तो वहां पे ऐसा है नहीं कि हटेगा। और कई इंपॉर्टेंट काम हुए उस दौरान। अब क्या ताजमहल हटा देंगे, आप ये बताइए कि ताजमहल को फिर हम हटा देंगे, किसने बनाया ताजमहल, ये सब खत्म हो जाएगा? इसका मतलब जो एक वंडर्स में आता है, और अभी शायद यूएस प्रेसिडेंट या कोई भी आता है ताजमहल जाता है, तो फिर ताजमहल में भी हम वहां हटा देंगे कि किसने बनाया, लाल किला के बारे में या फतेहपुर, बहुत सारी चीजें होंगी एक चीज हटाने से, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए अगर हम उसको सही तरीके से रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा और कंफ्यूजन कम रहेगी और हम सही तरीके से शिक्षित कर पाएंगे लोगों को, अब बच्चों को। बिल्कुल। बिल्कुल। ये शुक्रिया केशव जी, और अंत में हम जाते जाते यही कहेंगे कि अगर आप अब चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर तरीके से समाज को समझे, और और समाज को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास पर लोग लड़ रहे हैं, पर इतिहास को लेकर लड़ना नहीं, उसे सबक सीखना चाहिए, और सीख करके उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए, इसकी भी चेतावनी दे देनी चाहिए, कहीं पर भी आप लिख करके दें। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा अपने बच्चों को, और बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएगा। लेकिन उनके समग्र विकास के लिए तो थोड़ा थोड़ा उनको बाकी किताबें पढ़ाएं, जिसमें सबके बारे में पढ़ाया जाए, अच्छाई हो या बुराई हो, पढ़ना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी, आपने हमें वक्त दिया, और हमेशा आपको हम परेशान करते हैं और आप हमें कभी निराश नहीं करते हैं, वो भी बच्चों के हित में। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी। नमस्कार, नमस्कार सर।